नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे न खरता है। आखिर उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स यस या नो का जिसमें आंसर निकलता हो, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में वो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि आपको आ जा रहा है और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो क्या उसके फार्मूले होते हैं, कौन कौन से उसमें कंडीशन अप्लाई होंगी, कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे थे भाई? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आज हम लोगों को पढ़ना है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना भाई? इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ना इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात किया जाए तो देखिए, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो सबसे पहली बात कि वो स्टार्ट हुआ किसी न किसी WH वर्ड से। WH वर्ड्स मीन्स क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाट या वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, यही सभी कुछ WH वर्ड। इसको WH वर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए, या तो ये W से स्टार्ट हो रहा है या तो H से, इसे इसको WH वर्ड कहा जाता है। आपको हिंदी भी पता होगा। हाउ मेनी, हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मेनी मीन्स कितना, जो कि काउंटेबल होता है तो हाउ मेनी लगाते हैं, और अगर अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच। इसके दोनों मीन्स भी कितना होगा। तो जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, और दूसरी सबसे खास बात इसकी ये है कि इसका जब भी आप आंसर निकालेंगे ना तो वो कभी भी यस या नो में नहीं निकलेगा, बल्कि इसका कोई एक सेंटेंस में आंसर निकलेगा। जैसे बात करें कि आप रोज कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आंसर देंगे कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूँ या 1 घंटे पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका आंसर कभी यस या नो में नहीं निकलेगा। ऐसे सेंटेंस को कैसे भाई ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पहचानने का तरीका बताया गया था कि कोई न कोई इनडेफिनिट एक्शन हो रहा होगा। इट मीन्स उस एक्शन को देखने से पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्शन हुआ है या हो चुका है या चल रहा है अभी। इतना बात क्लियर है। और दूसरा पहचानने का तरीका है कि लास्ट में ता, ती, ते में से कोई न कोई आएगा, यानी कि ता है या ती है या ते है मीन्स कोई मीन्स आया रहेगा। ये सारा पहचान बताया जा चुका है, आप पीछे से जाकर के वहां से देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में सबसे पहले नॉर्मल फार्मूले की बात किया जाए तो आपको सबसे पहले का यूज करना है वही क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड्स का यूज कर देना है सबसे पहले। उसके बाद वही फार्मूला डू या डज में से कोई न कोई एक लगाना है। ये पता है पहले से, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। फिर जाकर के आपको सब्जेक्ट लगाना है और फिर उसी बात का ध्यान देना है कि नॉट का यूज जब भी होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होना है। नॉट का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा। फिर जाकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद जो भी बच गया अदर वर्ड में उसको लिख देते हैं, वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी फार्मूले का यूज करके आप आसानी से कोई न कोई सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। आइए सीधे एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करें एग्जांपल की,
जाता है भाई, क्यों नहीं जाता है? अभी देखिए, मेरा भाई रोज स्कूल, आपके सामने सेंटेंस है कि मेरा भाई रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है। पता चल रहा है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड कहीं दिख रहा है कि नहीं, जिससे आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों नहीं जाता, क्यों, क्यों ही क्वेश्चन वर्ड है। इसकी इंग्लिश वाई होती है, वाई पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड खत्म। डू या डस, ये डिपेंड करेगा भाई कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मेरा भाई ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो डस का यूज करेंगे। इट मीन्स वाई डस, खत्म। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर। वाई डज माई ब्रदर नॉट, नॉट आया बिल्कुल लगा दीजिए, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जाने का काम हो रहा है भाई, जाने का काम, तो गो। वाई डज माई ब्रदर नॉट गो, बचा क्या, रोज और स्कूल, तो गो टू स्कूल, और रोज का डेली या एवरीडे, दोनों में से कोई लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत ही आसानी से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। Why does my brother not go to school daily? मेरा भाई रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है। आइए एक एग्जांपल और देखने की कोशिश करते हैं। सरला सोने से पहले प्रतिदिन क्या करती है। यहाँ देखिए आपके सामने दूसरा भी सेंटेंस आ गया कि सरला सोने से पहले प्रतिदिन क्या करती है। क्या करती है भाई, सेम कंडीशन। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ढूंढेंगे, क्या मिल गया, क्वेश्चन मार्क मिल गया, सॉरी क्वेश्चन वर्ड मिल गया। तो क्या की इंग्लिश पता है आपको, व्हाट होती है, व्हाट। डू या डज, सरला सिंगुलर है तो क्या लगाना है, डज, व्हाट डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सरला है तो व्हाट डज सरला। अब देखिए नॉट, नॉट यहाँ पे नहीं आया है इसलिए नॉट को छोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे चले जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर करना है, करती है, करना, तो करना भी क्या किसके मीन्स होता है, डू मीन्स। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कोई कंफ्यूज इससे ना हो जाए कि यहाँ पे देखिए डज भी लगा है, डू भी लगा है। मेरे भाई डज जो लगा है ये आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह है, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह है। लेकिन ये जो डू आया है ना, ये डू मेन वर्ब की तरह है, इसका मतलब होता है करना, तो ये इसके लिए आया है। मैं आपको अब कंफ्यूजन नहीं है कि डू क्यों लगा और डज क्यों लगा। डू मेन वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, सोने से पहले की बात आई है, तो सोने से पहले सोना भी एक वर्ब है, और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किसी एक सिंपल सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब अगर आ गई ना, फाइनाइट वर्ब, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए डू, अब प्रतिदिन का आप क्या लिख सकते हैं, डेली या एवरीडे, एवरीडे, एवरीडे। सोने से पहले का बिफोर स्लीप अगर लिख दिया जाए, बिफोर स्लीप लिख दिया जाए, तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए डू एक मेन वर्ब पहले ही आ चुका है, और ये जो स्लीप है ये भी दूसरी एक वर्ब आ जाएगी, तब फिर सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब हो गई, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट बनाने के लिए जीरेंड फॉर्म में बदल देंगे, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, इसीलिए स्लीप के जगह पर जीरेंड में कैसे बदलते हैं बताया गया है कि किसी भी फीवर में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बन जाता है, और सब्जेक्ट के प्लेस पर इसका यूज कर लेते हैं तो बिफोर स्लीपिंग हो जाएगा। तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, एक ही फाइनाइट वर्ब आई है। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ से। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब आपके सामने एक सेंटेंस और आ गया कि श्याम और मेरा भाई सुबह में कहाँ जाते हैं। भाई श्याम और मेरा भाई सुबह में कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले ये आपका है क्वेश्चन वर्ड, इसकी इंग्लिश होगी वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर, वेयर लग गया। डू या डज, सब्जेक्ट प्लूरल होने वाला, श्याम और मेरा भाई दो लोग आ गए, जब दो लोग आ गए तो फिर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, और प्लूरल हो गया तो डू का यूज करना है,
तो वेयर डू, दोनों सब्जेक्ट है, श्याम और माई ब्रदर, यानी कि वेयर डू श्याम एंड माई ब्रदर, वेयर डू श्याम एंड माई ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया, जाने का काम हो रहा है तो गो, कहाँ, इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, वेयर डू श्याम एंड माई ब्रदर गो इन मॉर्निंग। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर बात करें तो कुछ ऐसे WH वर्ड हैं, कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनको लिखने के बाद जस्ट उन्हीं से रिलेटेड नाउन जो आएगा उसको भी उनके पास लिखना पड़ता है। इसीलिए ऐसे WH वर्ड्स से सतर्क हो जाना चाहिए ट्रांसलेट बनाते समय, ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो। यदि उनके रिलेटेड नाउन उनका आया है तो जस्ट उन्हीं के बाद लिख देते हैं, उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे डू या डज लगाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना है। तो ये 4 हीरो ऐसे हैं जो कि whose, which, how many और how much, यही 4 हैं। हिंदी भी बात करें तो whose मीन्स होता है किसका, whose मीन्स किसका, which मीन्स कौन सा या कौन सी, और हाउ मेनी और हाउ मच दोनों मीन्स भी होता है कितना, लेकिन हाउ मेनी काउंटेबल के लिए और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ऐसे सेंटेंस इनमें चारों कोई आएगा, ट्रांसलेशन बनाना रहेगा, तो इनके जस्ट बाद इन्हीं से रिलेटेड नाउन, इनके तुरंत बाद आप लिख लेंगे। इनसे रिलेटेड नाउन जो भी आया रहेगा ना, इनके तुरंत बाद लिख लिया जाता है इन्हीं से रिलेटेड नाउन। जैसे कह दिया जाए किसका कलम, तो हुज पेन, पेन इसका रिलेटेड नाउन। कौन सी किताब, तो विच बुक, बुक इसका रिलेटेड नाउन। हाउ मेनी मतलब कितना मिठाई, तो हाउ मेनी स्वीट्स। कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क। इससे रिलेटेड नाउन जस्ट इसके बगल में होता है। उसके बाद डू या डज का यूज करते हैं। डू या डज के बाद जस्ट सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के यूज के बाद नॉट अगर आया है यहाँ यूज करेंगे। नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करके अदर वर्ड लगा देते हैं, आपका सेंटेंस हो जाता है क्लियर। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कह दिया जाए कि चोर किसकी घड़ी चुराता है, किसकी घड़ी चुराता है, चोर किसकी घड़ी चुराता है। चलिए भाई, सबसे पहले बात करें किसकी, किसका है किसकी, हुज, हुज तो किसकी और इसी से रिलेटेड इसका नाउन है घड़ी, तो हुज तो लगाएंगे ही, लेकिन जस्ट इसके बाद वॉच भी लगा देंगे, तो हुज वॉच रिलेटेड नाउन लग गया। डू या डज, देखिए चोर जब सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो डज, हुज वॉच डज, और चोर की बात हो रही है तो सब्जेक्ट वही होगा द थीफ, THIEF थीफ। हुज वॉच डज द थीफ, नॉट आया नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चुराना का क्या होता है स्टील, और अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं, तो यही आपका सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे और सेंटेंस आ गया। आप कौन सी किताब शाम को पढ़ते हैं भाई। अब देखिए कौन सी के बाद आ गया उसी से रिलेटेड नाउन बुक, तो विच बुक पहले आ जाएगा, विच बुक। रिलेटेड नाउन भी खत्म हो गया। डू या डज, आप मीन्स यू, और यू है तो फिर डू लगाना पड़ेगा, डू के बाद यू, तो विच बुक डू यू। पढ़ने की बात हो रही है तो रीड कब, शाम को, इन इवनिंग,
इन इवनिंग। तो विच बुक डू यू रीड इन इवनिंग, ये आएगा तो भी हो सकता है। एक एग्जांपल इन दोनों में से कोई देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस हो श्याम रोज कितने घंटे अंग्रेजी पढ़ता है। आइए देखते हैं इसको। तो सब्जेक्ट तो श्याम है, लेकिन कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स, काउंट कर लेंगे कि नहीं आवर्स को, तो जवाब आएगा बिल्कुल काउंट कर लेंगे। तो हाउ मेनी लगेगा, हाउ मेनी के बाद इसका रिलेटेड नाउन जो होगा ना बच्चों, तो रिलेटेड नाउन इसका घंटे है, तो हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स डू या डज, डू या डज देखेंगे श्याम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं डज का यूज किया जाता है। तो हाउ मेनी आवर्स डज श्याम, हाउ मेनी आवर्स डज सब्जेक्ट श्याम, नॉट आया नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ने का काम हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, रीड हो जाएगा। एंड अदर वर्ड की बात किया जाए तो रोज बचा आपका डेली, और क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस करेक्ट। इस तरह से थोड़ा सा सतर्कता बरत लेंगे, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड सेंटेंस में भी कभी गलती हो ही नहीं सकती है। क्या कहा, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच का जब भी यूज होगा तो इनके बाद इनका रिलेटेड नाउन आएगा, तब जाकर के डू या डज का यूज करना है। ये नहीं कि विच लगाएं और बुक ऑब्जेक्ट बना दें, तो फिर सारा बटिया मिट जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। आंसर सही देना है, फार्मूले का यूज करना है। यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका तो आइए आगे देखते हैं कि और भी इसके क्या क्या एप्लीकेशंस बचे। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि यदि इस इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहीं वांट या लाइक आ जाए, तो फिर वही कंडीशन रहेगी कि जो दूसरी वर्ब भी आ जाएगी। वांट या लाइक आया या नो आया तो दूसरी वर्ब भी आएगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे भाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज तो करेंगे ही। QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज लग ही रहा है, फिर जाकर के सब्जेक्ट लग रहा है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद बोले थे यदि नॉट आया तो लगाना है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाना है। लेकिन अब मामला यहीं से गड़बड़ होगा कि यदि क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट लग चुका, नॉट आया है तो नॉट भी लग चुका, फिर अब मेन वर्ब के रूप में वांट या लाइक का यूज करना है। यदि वांट या लाइक आया है ना, तो यहीं पर आपको यूज करना है वांट या लाइक का। और जैसे ही वांट या लाइक मेन वर्ब हो गई तो आगे आने वाली वर्ब के पहले जरूर टू लगाएंगे ताकि वो नॉन फाइनाइट बन जाए। इसीलिए इसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई रहेगी उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल के टू का यूज करना है ताकि ये इन्फिनिटिव बन जाए। क्या बन जाए भाई, इन्फिनिटिव। क्यों बनाना है, क्योंकि यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, बिकॉज फाइनाइट वर्ब यहाँ वांट या लाइक आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करने के जस्ट बाद अदर वर्ड जो बचा है, अदर वर्ड को लगा देना है, फिर जाके क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। आइए सीधे एग्जाम्पल देखते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो श्याम साइकिल चलाना क्यों नहीं चाहता है, साइकिल चलाना क्यों नहीं चाहता है। श्याम साइकिल चलाना क्यों नहीं चाहता है। चलिए भाई आ गया सेंटेंस, श्याम साइकिल चलाना क्यों नहीं चाहता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे तो क्यों मिल जाएगा आपको, और क्योंकि इंग्लिश जब लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश इसकी हो जाएगी WHY। डू या डज भी लगा लेंगे, श्याम सिंगुलर रहेगा तो कह देंगे भाई साहब डज लगेगा, विकास सिंगुलर के साथ डज लगता है।
सब्जेक्ट श्याम भाई खुद यहाँ मौजूद हैं, श्याम सब्जेक्ट लग जाएंगे। श्याम। नॉट बिल्कुल लगा सकते हैं बिकॉज नहीं आया हुआ है, तो वाई डज श्याम नॉट वांट लगाएंगे ही, क्यों? क्योंकि चाहने आ चुका है वर्ब। वाई डज श्याम नॉट वांट, और वांट यूज करने के जस्ट बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो एक वर्ब हो गई चाहता जिसकी इंग्लिश लिख चुके हैं आप, तो दूसरी वर्ब चलाना ही ना बचा, तो चलाना के क्या हो जाएगा? राइड, RID, और इसी के पहले टू का यूज कर लेंगे ताकि ये इन्फिनिटिव बन जाए। तो वाई डज श्याम नॉट वांट टू राइड, क्या भाई? साइकिल, तो बाई साइकिल। क्लियर हो रहा है अच्छे से? कोई परेशानी दुख दर्द कुछ नहीं है, सब बिल्कुल इजी है। बस आपको मेन वर्ब की जगह पे ये यूज करना है, इसके बाद भी एक वर्ब आएगी उसमें पहले टू का यूज कर लेना है। ओके, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं रात को दूध पीना क्यों नहीं पसंद करता हूँ? मैं रात को दूध पीना क्यों नहीं पसंद करता हूँ? मैं रात को दूध पीना क्यों नहीं पसंद करता हूँ? आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया? क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई, व्हाई का यूज कर लेंगे, व्हाई। डू या डज में से मैं आया है, मैं को प्लूरल मानते हैं तो डू का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के प्लेस पर आई लगा देंगे। नहीं आया है तो नॉट का यूज जस्ट पहले की तरह ही नॉट लगा लेंगे। वांट या लाइक में से पसंद की बात आ रही है तो लाइक लगा देंगे। लाइक यूज करने के जस्ट बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो एक वर्ब अगर पसंद करना हो गई तो दूसरी वर्ब पीना बची हुई है जिसकी इंग्लिश होती है ड्रिंक, तो वाई डू आई नॉट लाइक, और ड्रिंक के पहले DRINK के पहले आपको टू का यूज करना है, तो टू ड्रिंक मिल्क, मिल्क कब? रात को, एट नाइट। यहाँ भी एक बात और क्लियर कर देना चाहेंगे, नाइट के पहले मे के लिए इन भी लगता है, लेकिन कोई फिक्स नाइट होती है तो इन लगाते हैं, नहीं तो नाइट के पहले एट का यूज किया जाता है। यहाँ तक में कोई परेशानी दुख दर्द कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वहीं से पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस फार्मूले का यूज करके आप बनाना चाहेंगे तो। आइए थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं चेंजिंग, कि यदि वांट या लाइक के जगह पर, वांट या लाइक के प्लेस पर यदि नो आ जाए, नो मीन्स जानना, नो आ जाए तो भी थोड़ी सी चेंजिंग बस होगी। ये जो टू लगा हुआ है इसी टू के पहले यूज हम लोग क्या करेंगे? हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। पहले भी बताया जा चुका है कि नो के तुरंत बाद टू नहीं लगता है बल्कि हाउ टू का यूज करते हैं, तो हाउ टू का यूज करके सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट अच्छे से कर सकते हैं ताकि गलत ना हो, और वही फार्मूला ये जो दिया हुआ है इसी का यूज करके आप अच्छे से बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, उसके माध्यम से क्लियर होगा सब कुछ। यह लड़का कार चलाना कैसे जानता है? कैसे यहाँ का क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश की बात करें तो हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ। डू या डज में से डज यूज होगा बिकॉज ये सिंगुलर है यह लड़का, तो हाउ डज, और यह लड़का जो है कि सब्जेक्ट है यहाँ का, तो दिस बॉय, हाउ डज दिस बॉय, हाउ डज दिस बॉय। नॉट का यूज नहीं करना बिकॉज यहाँ नहीं नाम का कोई वर्ड भी नहीं आया। हाउ डज दिस बॉय नो, नो, और टू के बदले में बल्कि हाउ टू का यूज कर रहा है। नो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब देखिए जानना की इंग्लिश नो हो चुका, दूसरी वर्ब यहाँ चलाना है तो कार के लिए ड्राइव लगाते हैं, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, बस वहाँ नो की जगह पर
वांट लाइक की जगह पे नो और टू के पहले हाउ का यूज कर दिया गया। एक एग्जांपल और देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो। जैसे सरला श्याम को पढ़ाना क्यों नहीं जानती है। सरला श्याम को पढ़ाना क्यों नहीं जानती है। तब देखा जाए थोड़ा सा इसका इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी आपका वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज। तो व्हाई सरला सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट है सरला, नॉट बिल्कुल यूज करेंगे बिकॉज निगेटिव वर्ड आया है नॉट, नो, हाउ टू, सब कुछ फार्मूले से देख करके आराम से बना सकते हैं। हाउ टू टीच, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होगा, टीच श्याम, हाउ टू टीच श्याम, और ये आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। हम लोग एक एक करके एक एक एप्लीकेशन देखे हैं इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब इसमें हम लोग ये भी देख लिए हैं कि किस तरह से वांट लाइक या नो का भी यूज होता है और किस तरह से रिलेटेड नाउन वाले सेंटेंस आते हैं उनका यूज करते हैं। तो इस तरह से लगभग में 90% आपका इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कन्फर्म कवर हो चुका है। 10% जो बचा है जो कि इंटरोगेटिव सब्जेक्ट नाम से जानते हैं, जिसमें हु या व्हाट कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। तो फिर से इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो आप अच्छे से बना सकते हैं, इसको कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज इसके नेक्स्ट पार्ट्स 8 में इससे रिलेटेड पूरे इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड मैक्सिमम एक्सरसाइज मिलेगी, जिससे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो पूछेंगे। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बताया जाएगा कि हु से रिलेटेड सेंटेंस के ट्रांसलेशन को कैसे इंग्लिश में बनाते हैं। थैंक यू सो मच।